हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अपन एसएससी के जो मेंस वाले पेपर थे दोनों, जो आपके 18 जनवरी और 20 जनवरी को हुए थे, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे। उन पेपर का एनालिसिस मैंने पूरा करवा दिया था। अब अपन जो प्री के आपके 36 शिफ्ट में 2024 के जो पेपर हुए हैं, उसके फर्स्ट शिफ्ट के तो मैंने पेपर करवा दिए। ठीक है, जो 9 सितंबर को हुआ था। आज उसके सेकंड शिफ्ट का, जो 9 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक बहुत ही इजी वे में अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से और प्रॉपर तरीके से अपन पूरे 36 जो आपकी शिफ्ट हुई है उनको करेंगे। तो देखिए, ध्यान देके पढ़ना है। और ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या था? देखो, पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको ये दे रखा था आपको सिंप्लीफिकेशन का कि 8.3 का क्यूब प्लस 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 प्लस 6.2 इंटू 6.1। और नीचे आपको दे रखा था, देखो, 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में जब भी आपसे क्यूब या स्क्वायर ऐसे कुछ करके बड़ी संख्या आपके पॉइंटों में या बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका क्यूब करना है और उसको वैसे सोल्व करना है। इसमें कोई ना कोई आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अपन को दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है। देखिए, एल्जेब्रा का मैंने चैप्टर भी पूरा करवा रखा है। यदि आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला देखने हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको करवाया था, एक फॉर्मूला आपको करवाया था कि जब भी आपको ये दिया हुआ हो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? माइनस 3abc। माइनस 3abc का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था आपको? ये लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एलजेब्रा के चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे यदि अपन 8.3 को ए मान लेते हैं, 9.2 को बी मान लेते हैं और 6.1 को सी मान लेते हैं, तो देखिए, यही फॉर्मूला लग रहा है क्या कि इसको देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में आ जाएगा। तो देखो, ए किसको माना है अपन ने? 8.3 को। ठीक है, ए प्लस बी कितना है? 9.2 प्लस सी कितना है? 6.1। देखिए, अब अंदर अपन क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए, ए स्क्वायर मतलब 8.3 का स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 9.2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 6.2 का स्क्वायर माइनस ए बी 8.3 माइनस इंटू 9.2 माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब ये वाला यहाँ कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे आएगा। तो देखिए, इससे क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला है, ये भी तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस मतलब ए बी माइनस बी ए बी सी माइनस सी ए। यही तो है ना, ये वो जो आपका ये इसमें कोष्टक में है, वही आपको नीचे दे रखा है। देखिए, अपन इस फॉर्मूले को एक बार मैं फॉर्मूले से बता देती हूँ कि a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, देखो क्या, 8.3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9.2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका? माइनस ए बी का मतलब ए किसको माना है? 8.3 को। बी किसको माना है? 9.2 को। माइनस क्या आ जाएगा? बी किसको माना है? 9.2 और सी किसको माना है अपन ने? 6.1 को। ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? 6.1 इंटू 8.3। ठीक है, ये तो आ जाएगा, देखो आपके पास ऊपर आ जाएगा ये वाला तो, और नीचे आपको पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है? 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 इंटू माइनस में माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। अब देखिए, ये वाला और ये वाला आपका सेम ही है क्या? तो देखिए, इससे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा? 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। इसको अपन जोड़ लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा आपका? 6,
ये 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23.26 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए जो इतना किया है वो समझाने के लिए, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आपको बस इतना से याद रखना है कि जब भी क्यूब का दे रखा है इसका मतलब क्यूब वाला कोई फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले यदि आपको पूरे याद है तो आपको देखते ही लग जाता कि ये नीचे वाला मतलब कैंसिल होके आपका जो इसका आंसर आएगा, यदि फॉर्मूला याद है तो आप सीधा ये a प्लस बी प्लस सी करते, ठीक है, और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है, देखिए आगे वाला भी एक इजी क्वेश्चन था आपका। यदि रुपए 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है और रुपए 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज की धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अपन को सिंपल अपना जो एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का पीआरटी अपॉन 100, ठीक है, वो लगाना है। पहले केस में क्या हो रहा है 5,000 रुपए, एसआई का फॉर्मूला होता है देखो पीआरटी अपॉन 100। पी का मतलब आपका मूलधन हो जाएगा, आर का मतलब आपकी दर हो जाएगी, टी का मतलब समय हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में SI1 कितना आ जाएगा आपका, मूलधन कितना है इसमें 5,000 है, आर कितना दे रखा है आपको 15, और टी कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा बटे 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से, और ये हो जाएगा आपका 5 से 15, 15 को 15 से इंटू करते हैं तो 225, 2250 क्या आ जाएगा आपका 3 साल का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में आपके पास में धन राशि कितनी है 8,000 है, और कितने परसेंट ब्याज दर ले रहे हो 12%। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 12 चौक 48 और 32, और आपका इससे 32 को अपन किससे 12 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 32 इंटू 12 कितना हो जाएगा, देखो 12 दूना 24, हासिल में क्या चला जाएगा आपका 2, और 12 से 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। अब देखिए अपन को इनका डिफरेंस ही तो पूछा है ना, 3840 और 2250 का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9, 7 में 2 जाएगा तो 5, 1590 डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है था आपका, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आप इसको इसके ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि इससे 5 वर्ष बड़ा है या 5 वर्ष छोटा है, मतलब कितने भी वर्ष बड़ा या छोटा दे रखा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मान के इस क्वेश्चन को करोगे तो ज्यादा इजीली सोल्व कर लोगे। देखिए सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है, ए की जो आयु है ना बी की आयु का 3 गुना है, मतलब इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। तो मैंने मान लिया कि जो ए की आयु है ना वो 3x है और बी की आयु कितनी है x है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, भाई बी से 5 वर्ष बड़ा है, बी की आयु x है तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब तीनों की आयु का योग अपन को दे रखा है, भाई इन तीनों की आयु का योग ही तो दे रखा है ना अपन को, 3x प्लस x प्लस 5 कितना दे रखा है अपन को 75 वर्ष दे रखा है। देखिए यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आ गई 70, और x अपना कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए ए की आयु कितनी आ गई 14 थी, 42, बी की आयु आ गई 14, अपन को इन दोनों का ही चाहिए, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु, बी की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बी कितने साल का था 9 साल का था। और फिर आपको क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु में अनुपात, भाई ए की वर्तमान आयु 42 है तो 3 वर्ष बाद में ए कितने साल का हो जाएगा 45 साल का। तो यही अनुपात तो अपन को पूछा है ना, तो इसको काटेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 1:5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन 4th नंबर आपको पाइप एंड टैंक से आया हुआ था, इजी क्वेश्चन था एक। देखिए क्या था, पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में कार्य करें तो
तो टैंक को भरने में कितना समय आपको मिनट में बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे कि एम, एन और एस। एम कितने मिनट में भर रहा है? 25 में भर सकता है, एन 50 में, और एस किस में? 100 मिनट में भर सकता है। अब देखिए अपन इनकी कैपेसिटी मतलब जो टैंक है उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं? इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 25, 50 और 100 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 100 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास में? टैंक की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका पाइप एम है वो 1 घंटे में कितना भर सकता है, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 100 में भाग देंगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो एन है उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपकी? 2, और एस की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 1। मतलब 1 घंटे में एम 4, एन 2 और एस कितना? 1 घंटा 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट में एम 4 भाग, एन 2 और एस 2 1 भाग भर सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में पर वो क्या बोला है? प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। प्रारंभ में पाइप एन और एस को कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। बताओ एन और एस की 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी है? 2 और 1 3 है, तो 10 मिनट में कितना भाग भर देंगे? वो 30 भाग भर देंगे। ठीक है, एम, एन और एस कितने मिनट में? 10 मिनट में कितना भाग भर देंगे? 30 भाग भर देंगे। उसके बाद में देखिए एन को बंद कर दिया गया अब और एम को खोल दिया गया है। ठीक है, खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। भाई टैंक जब पूरा भरने वाला होता है ना, उससे 15 मिनट पहले किस को बंद कर दिया गया? एस को बंद कर दिया गया। देखिए जब एस को 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो लास्ट में 15 मिनट तक किसने भरा होगा? अकेले ने। अकेले आपके एम ने ही तो भरा होगा। एन को पहले बंद कर दिया अपन ने। ठीक है, एस को क्या कर दिया? जब टैंक भरने वाला होता है उससे 15 मिनट पहले ही बंद कर दिया। ठीक है, तो 15 मिनट पहले बंद कर दिया तो 15 मिनट तक किसने भरा है? ओनली एम ने ही तो भरा है ना 15 मिनट तक। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट में ओनली पाइप आपका एम ही चालू है। तो एम आपका 15 मिनट में जब 1 मिनट में 4 भाग भर रहा है तो 15 मिनट में कितना भर देगा? 60 भाग को भर देगा। देखिए आपका 10 मिनट यहाँ पे लग रहे थे। ठीक है, 15 मिनट यहाँ पे लग रहे थे। 25 मिनट में कितना भाग भर गया आपका? 90 भाग भर गया। बच गया कितना? आपका 10 भाग। ये 10 भाग किसने भरा होगा? भाई बीच में पाइप एस और एम ने भी तो भरा था ना। जब एन को बंद कर दिया था एम को चालू किया था तो इन दोनों ने मिलकर भरा था। इन दोनों ने मिलकर तो जो 10 जो भाग था ना इन दोनों ने मिलकर भरा था। दोनों ने कितनी देर में भरा होगा? 4 और 1 5, 1 घंटे में 5, तो 10 भाग को भरने में कितना टाइम लिया होगा? 2 घंटे। तो देखिए टोटल टाइम क्या आ जाएगा? 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 27 घंटे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आया था आपका, आपके पास में ये वाली संख्या दे रखी थी और उसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास में ऐसा आ जाए कि आपको भाग भी दे रखा है, इंटू भी दे रखा है, आपको माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है, तो सबसे पहले अपन को इसमें बोर्ड मास का ध्यान रखना। बोर्ड मास आपका नियम होता है सिंप्लीफिकेशन में कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जो संख्या होती है उनको सोल्व करना होता है, उसके बाद में जो ऑफ आता है, ऑफ मतलब का जो होता है उसको सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद में आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर आप सम और सब्ट्रैक्शन में से तो किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो अपन सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन मतलब भाग को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे तो अपन 21 माइनस 4.9 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3.9 को 0.4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.56 आ जाएगा, और ये कितना आपका प्लस 0.9। देखिए अपन इसको सोल्व कर लेंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करना है, तो देखिए 0.9 में से अपन को 0.7 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और 0.2 को इसमें जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, इसको जोड़ेंगे 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22.76 आ जाएगा। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आप सिंपल से एक फॉर्मूला टाइप में आप इसको याद रख सकते हो कि क्या होता है वो, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, अच्छा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, और नीचे आता है 100 माइनस प्लस माइनस, यदि प्लस आएगा जब प्रॉफिट होता है और माइनस आएगा जब लॉस होता है। अपन को लॉस पता करना है तो यहाँ पे माइनस वाला रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें रख लेंगे, मैंने मान लिया कि उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्या, अंकित मूल्य, तो मैं क्रय मूल्य को 100 मान लेती हूँ, क्रय मूल्य 100 है तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इससे 26% अधिक मतलब 126 हो जाएगा। इधर डिस्काउंट कितने का दे रखा है, 32 का डिस्काउंट दे रखा है, तो 100 में से आपका 32 जाएगा तो कितना 68, और अपन को लॉस पता करना है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, 100 माइनस एल कर दिया मैंने, एल मतलब लॉस। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए 2 से काटेंगे अपन, 2 6 12, 2 3 6, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, इधर देखो भाई इसको 50 को इधर लेके जाऊंगी तो ये तो हो जाएगा आपको 5000 माइनस 50L, और 68 को 63 से इंटू करते हैं तो देखिए 63 को 68 से इंटू करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, भाई इसका मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 24 हासिल में 8 से 24 हासिल में 2 चला जाएगा, 6 3 18 और 8 6 48, 6 3 18 और आपका 48 कितना हो जाएगा, 18 और 48 आपका हो जाएगा 66, 66 में 2 जोड़ोगे तो 68 हासिल में 6 चला जाएगा, 6 6 30 और 6 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5000 में से अपन इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में 50, एल किसके बराबर हो जाएगा, 5000 में से अपन क्या घटा रहे हैं, 4284 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 716 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 5 से इंटू कर 5 का भाग देके अपन क्या कर लेंगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, 5 का भाग देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, मतलब 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14.32 अपना एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना जो लॉस होगा वो कितने को होगा, 14.32 का लॉस होगा। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 14.32% आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है तो x बराबर 3 होने पर y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, x व्युत्क्रमानुपाती है आपके किसके, y के। ठीक है, देखिए इस व्युत्क्रमानुपाती को जो चिन्ह हटाते हैं तो अपन कोई भी आपकी एक कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि ये x बराबर है आपका k बटे y के। ठीक है, अब पहला केस अपन को लेना है कि यदि y बराबर 6 है और x बराबर 2 है। ठीक है, y बराबर 6 है तो x कितना होगा आपका 2 होगा, तो y कितना है आपका 6 और x कितना है 2 है, तो यहाँ से देखो अपने पास में जो k की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आ जाएगी
12। अब आपको सेकंड केस दे रखा है, यदि x 3 मान ले तो y का मान क्या आएगा। ठीक है, x कितना मान ले अपन 3 मान ले, तो y अपने पास यहाँ पे देखो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आएगी 12 बटे y अपन को पता करना है, तो y पता करना है, तो देखो y कितना आ जाएगा 3 चौक 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको दो रेशियो बन रहे हो, ठीक है, और उनके बीच में वर्षों का डिफरेंस दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व प्राची और उसके पुत्री की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पहले। अब मैंने माने यहाँ पे वर्तमान का कोई रेशियो है, लेकिन 7 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है। 7 वर्ष पहले के मतलब लिए मैंने पहले के लिए क्या लिख दिया, माइनस कर दिया इसको। प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। यदि पुत्री की आयु 1 है तो प्राची की आयु क्या हो जाएगी, उसका 4 गुना मतलब 4 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है अब से 4 वर्ष बाद के लिए मैं प्लस लिख देती हूँ ना। तो देखिए अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपने पुत्री की आयु का 2.5 गुना कैसे लिखेंगे, 2 से 1/2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे अपन 5/2। ठीक है, तो प्राची की आयु और पुत्री की आयु का अनुपात कितना बन जाएगा, 4 वर्ष बाद का 5:2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कब का है, 4 वर्ष बाद का। देखिए जब भी आपके पास में एज में या कहीं पे भी आपके पास अर्थमेटिक में ऐसे हो जाए कि आपके पास दो रेशियो बन रहे हैं और बीच में उनका डिफरेंस दे रखा है, चाहे वो वर्षों में दे रखा हो, चाहे कैसे भी आपको रुपए में कैसे भी आपको अंतर दे रखा हो, ये बीच का डिफरेंस दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इन अनुपातों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 3। देखिए इस क्वेश्चन में तो जो आपका डिफरेंस है ना वो सेम है, यदि सेम नहीं होता तो इस डिफरेंस को सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि डिफरेंस सेम है तो अपन को क्या करना है, देखो इस रेशियो से इस रेशियो के बीच में जो वर्षों में अंतर वो कितने वर्ष का अंतर है, ये है अब से 7 वर्ष पहले और अब के 3 वर्ष बाद में जाते हो तो वर्षों में कितने वर्ष का अंतर आएगा, आपका 10 वर्ष का अंतर आएगा। ठीक है, तो वर्षों में कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। जबकि रेशियो में देखो यहाँ से यहाँ पे आने में रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है, 4 से 5 1 का अंतर आ रहा है। ऐसे यहाँ पे आओगे आप 1 से 2 1 का अंतर आ रहा है, तो ये 10 वर्ष किसकी वैल्यू है, आपकी 1 की वैल्यू है। अब आपको जो भी पूछा है ना वो अपन कर सकते हैं। देखिए अपन को वर्तमान में उनकी आयु का योग पूछा है, लेकिन वर्तमान का अपने पास में रेशियो नहीं है, वर्तमान का कहीं पे भी रेशियो नहीं दिया हुआ। तो जब वर्तमान का रेशियो नहीं दिया हुआ तो वर्तमान का रेशियो वो वर्तमान का जो योग है ना वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अपन। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 7 वर्ष पहले का दोनों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा, इसके लिए देखो 4 और 1 5 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष क्या जाएगा, 7 वर्ष पहले की आयु का योग आ जाएगा। प्राची और उसकी बेटी 7 वर्ष पहले 50 वर्ष के थे। ठीक है, तो वर्तमान में वो कितने साल के हो जाएंगे, 7 साल आपको प्राची का बढ़ेगा, 7 साल उसकी पुत्री का बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा योग में 14 वर्ष। तो देखो 50 में 14 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका 64 वर्ष दोनों की आयु का वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कितने का आ रहा है 7। देखो अब वर्तमान से 7 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद में जाते हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 7 और 4 11। ठीक है, वर्षों में कितने वर्ष का अंतर है, 11 का अंतर है। लेकिन देखिए अनुपातों में कितने का अंतर है, 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे चले जाओ 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो 11 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 की। अब देखिए आपको पूछा क्या है, इसने पूछा है वर्तमान आयु का योग। देखिए अपन को कहीं पे भी वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना वो नहीं दिया हुआ है। यदि वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट अपन क्या नहीं निकालते, वर्तमान आयु का योग भी नहीं निकाल सकते। उसके लिए अपन को क्या करना है, जो अनुपातों में जो अनुपात जबकि दे रखे हैं ना तब का योग निकाल लेते हैं। देखिए अपने पास में क्या आ सकता है, या तो 7 वर्ष पहले का दोनों को योग आ सकता है या 4 वर्ष बाद का दोनों को योग आ सकता है। तो देखिए 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था, अनुपातों में देखो 4 और 1,
5, 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 7 साल पहले दोनों की आयु का योग था 55 वर्ष, लेकिन अपन को बताना है वर्तमान। वर्तमान में बताओ, देखो 7 वर्ष आपका प्राची का बढ़ेगा, 7 वर्ष उसकी पुत्री का बढ़ेगा, तो 7 7 14 वर्ष बढ़ेगा। तो अपन 55 में कितना जोड़ देंगे? 14 वर्ष जोड़ेंगे, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा आपका? 69 वर्ष आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो एक इजी क्वेश्चन था। देखिए, जब भी आपके पास में 2 डिफरेंस दिए होते हैं, वो 2 अनुपात दिए होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस दिया होता है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले अनुपातों में अंतर देखते हैं कि दोनों अनुपातों में अंतर सेम है या नहीं है। सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में सेम था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था। अब क्या करना है? देखो, इस अनुपात और इस अनुपात के बीच में कितने वर्षों का अंतर था? 11 वर्ष का अंतर था। लेकिन अनुपातों में कितने वर्ष का अंतर है? 1 का। ठीक है, तो 11 किसकी वैल्यू जाएगी? 1 की। उनको अपन को योग पता करना है, योग पता करना है वर्तमान का, लेकिन अनुपात दिया हुआ है 7 वर्ष पहले का, तो 7 साल पहले की आयु का योग पता कर लेंगे। ठीक है, 7 साल पहले दोनों कितने साल के थे? 55 वर्ष के थे। वर्तमान के लिए क्या करेंगे? 7 वर्ष दोनों की जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 69 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आगे वाला क्वेश्चन आपका 9 नंबर। एक व्यक्ति प्रतिमाह रुपए 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने परसेंट की गणना, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होती है, उसकी गणना करनी है। देखिए, जब भी आपके पास में यदि परसेंट, देखिए परसेंट पूछ रहा है, तो देखिए जब भी आपको ऐसे पैसे में कोई वैल्यू दे दे, तो इस वैल्यू को अपन को काम में नहीं लेना, इसकी कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। जब परसेंट देखिए अपन को, देखो क्या बोल रहा है? उसकी आय का, अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो उसकी आय को अपन 100 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आय होती है वो क्या होती है? आपकी आय होती है आपकी खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो अपन आय को मान लेते हैं 100 का 80% खर्च कर रहा है, मतलब 80 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? वो 20 हो चलेगा। अब क्या कर रहा है वो? उसकी आय में 20% आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। 100 में 20% की वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा? 120। 80 में आप 10% की वृद्धि करते हो तो 80 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 88। अब देखिए सेकंड केस में 120 रुपए उसकी आय है, उसमें से 88 खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे जो बचत होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? देखो 32 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बचत कितनी आ रही है? 32 आ रही है। आपको परसेंट बताना है कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है उसके बचत में। बचत पहले कितनी थी? 20 थी, अब कितनी हो गई? 32। कितनी वृद्धि हुई है आपकी? 12 की वृद्धि हुई है। किसमें से? 20 में से। इंटू कर दोगे 100, 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा? 12 5 60% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उधर वाली क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। माधव ने रुपए 42,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में कितना है? कुल लाभ बताना आपको रुपए में कितना है। देखिए 42,000 है, 42,000 की एक वस्तु है, उसको 20% की हानि में बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 80%, मतलब 80/100। अब इस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी। ठीक है, उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 30% के लाभ पे बेच दिया। इससे एक वस्तु और खरीदी, उसको 30% के लाभ पे बेच दिया, तो कितने में बेचेगा? 100, मतलब कितने परसेंट? 130% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 130/100। तो देखिए इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसमें एक ये वाला जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 13 × 104, 104 को अपन किससे इंटू करेंगे? 42 से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 104 को अपन 42 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 4368 आ जाएगा। जब 104 को अपन किसे 42 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 4368 आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास में एक जीरो और है, तो कितना आ जाएगा? 43,000
680। मतलब जब बाद में बेचेगा, खरीद के कितने में, पहले उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 42,000 में खरीदा था, लेकिन पहले तो उसको 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर जो बचे ना पैसे, उनमें उसने एक वस्तु और खरीदी और उसको 30% के लाभ पे बेच दिया। तो जो दूसरी वस्तु उसने बेची है 30% के लाभ पे, उसको कितने में बेचा उसने, 43,680 रुपए में। तो देखिए उसको कितने का लाभ हुआ। आप 43,680 में से 42,000 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1600। ये आ जाएगा आपके पास में 1680 रुपए का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखो, त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोण का औसत है, तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोण है, उसमें से एक कोण क्या है, अन्य 2 कोण का औसत है। आपको देखिए ये दे रखा था, 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे रखा था, और उसमें बोल रहा था कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक कोण अन्य 2 का औसत है। देखिए अपन को इसमें तो करने में थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लगेगा, इससे अच्छा अपन पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो 180 में देखो 6 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और फिर देखते हैं, फिर चेक करेंगे तो अपना थोड़ा सा इजी रहेगा। पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 90। अब देखते हैं कि जो एक कोण है वो अन्य 2 कोण का औसत है क्या। देखिए मान लीजिए एक कोण 30 है, इन दोनों कोणों का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, अपन क्या लेते हैं भाई, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि मतलब ये कोण इन दोनों के कोण के औसत के बराबर है क्या, ठीक है। तो देखिए अपन लेते हैं, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, और 120 का जो औसत होता है वो कितना होता है आपका, 60 डिग्री। तो अपने पहले ही ऑप्शन में अपन को मिल गया कि जो एक कोण है वो अन्य 2 का क्या है, औसत के बराबर है, ठीक है। तो सब क्या करना है, इसमें आपको पाई की वैल्यू पुट कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26 डिग्री रहा। यदि पूरे महीने का जो औसत तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहा, तो 16वें दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है ये, मतलब पूरे जनवरी माह का जो आपको दे रखा है, 31 दिनों का जो आपको औसत तापमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहले के 16 दिन है, उनका जो तापमान दे रखा है वो कितना है आपका, 22 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम के 16 दिन है, उसका जो तापमान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 26 दे रखा है क्या, 26 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास में देखो 31 दिन है, यहाँ पे 16 और 16 को जोड़ते हो तो 32 दिन। तो इस केस में जो 16वें दिन का जो तापमान निकालोगे ना आप, 16वें दिन का तापमान वो कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे टोटल दिनों में से यहाँ पे मतलब शुरू के 16 दिनों में जो तापमान है वो कितना कम है, 2, और यहाँ पे जो मतलब अंतिम जो 16 दिन है उनमें तापमान कितना है, कितना ज्यादा है, प्लस के 2 है। तो देखिए शुरू के 16 दिनों के लिए अपन शुरू के 16 दिनों में कितना तापमान कम है, माइनस, टोटल जो औसत है वो तो कितना है, 24 है, ठीक है। लेकिन शुरू के 16 दिनों में कितना का कमी आ रही है, माइनस का 32 डिग्री, ठीक है। और क्या कर रहा है, अंतिम 16 दिनों में कितने की वृद्धि हो रही है, देखो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। देखिए इस केस में क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है, 32 से 32 डिग्री कैंसिल होता है। यदि यहाँ पे कुछ बच जाता है, ठीक है, तो उसमें अपन उस 16 का भाग लगा लेंगे, और फिर इसे यदि माइनस में आ रहा है तो 24 में से घटा देंगे, और यदि आपका प्लस में आ रहा है तो क्या कर देंगे, 24 में ऐड कर देंगे। तो वही क्या हो जाता है आपका 16वें दिन का क्या हो जाता है तापमान। यहाँ पे तो यदि आप भाग देते हो 16 को, 0 में 16 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 से आ जाएगा। तो 16वें दिन का जो तापमान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 24 से आ जाएगा इस केस में, ठीक है। या फिर इसको वैसे भी कर सकते हो कि शुरू के देखो 31 दिनों को कितना है आपका 24 डिग्री है, तो 31 को टोटल कितना है आपका, देखो 31 को 24 से इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 4, और ये 2 और 4 12 14 का 4 3 2 6 और 1 744। टोटल जो तापमान कितना है 31 दिन का वो है आपका 744। शुरू के 16 दिनों में कितना है 22, तो 16 को 22 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 352। और अंतिम 16 दिनों का जो तापमान है वो कितना है आपका 26 से इंटू
यहाँ पे अपन 16 को 26 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 6 में हासिल में 9 चला जाएगा, 16 दूना 32 और 9 कितना हो जाएगा आपका 41। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये 32 दिनों का आएगा अपने पास, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 8 और 3 7, 738। ये कितने 768, ये कितने का आ रहा है, 32 दिनों का तापमान आ रहा है। ये कितने का है, 31 दिन का तापमान है। तो 16वें दिन का तापमान कितना हो जाएगा आपका 768 में से अपन किसको माइनस कर देंगे 744 को, तो इसमें यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 24 डिग्री। यदि सिंपल वे में आप करना चाहो तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका एक डीआई से क्वेश्चन था। देखिए कहता है निम्नलिखित तालिका में लड़कों के एक छात्रावास में भोजनालय के 3 कर्मचारी राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन रुपए में दे रखा था आपको, ऐसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ का। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितना % अधिक है। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितना अधिक है। अच्छा, अधिक नहीं पूछा, राहुल के वेतन का कितना % है। देखो सुनील का वेतन कितना है आपका 10,500, राहुल के वेतन का जो का लग रहा है, इसका मतलब राहुल के वेतन का, राहुल का वेतन कितना है 11,500 का कितना % है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 23 और ये कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 2100 में किसका भाग दे लेंगे 23 का भाग दे लेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा आपका 23 नाम होता है 207। ठीक है, 3 बच जाएगा, यहाँ से 23 से कम 23 मतलब 91 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में अपने पास में 91.30, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14 क्या आया था आपका, वरुण और संदीप एक वर्ताकार कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद में वो पहली बार मिलेंगे। देखिए कौन है, वरुण और संदीप, वो एक वर्ताकार ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, एक वर्ताकार ट्रैक पर कार रेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है एक ही बिंदु से एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जो वर्ताकार ट्रैक है उसके आपको जो लंबाई दे रखी है वो कितने दे रखे है 1635 मीटर और उन दोनों की चाल दे रखी है। देखो दोनों जब एक ही दिशा में जाएंगे तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके दोनों को क्या हो जाता है, अंतर लेते हैं सापेक्ष चाल में। ठीक है, तो देखिए आपका जो टाइम निकालते हैं वो क्या होता है आपका डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड कौन सी आएगी आपकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल आएगी, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो देखिए आपकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, ट्रैक की लंबाई कितनी है 1635 मीटर और देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल दोनों का डिफरेंस हो जाएगी, दोनों की चाल का अंतर आ जाएगा। तो 90 108 में से आपका 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है, जबकि आपके जो ट्रैक की जो लंबाई है ना वो किस में है, मीटर में है। तो अपन क्या करेंगे, चाल है उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको किससे इंटू करेंगे 5/18 से इंटू करेंगे। देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और जब 5 से काटोगे तो जो टाइम आएगा आपके पास में वो आएगा, देखो 5 से 15, 5 दूना 10 और 5 7 35 क्या आएगा सेकंड। ठीक है, और इस सेकंड में आपको टाइम दे रखा है तो कितना आ जाएगा 327 सेकंड आ जाएगा। पहली बार वो कब मिलेंगे 327 सेकंड बाद में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो आगे वाला क्वेश्चन 15 नंबर, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास में समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, ठीक है, ये है समकोण भी है समद्विबाहु भी है ये। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये आपकी ए है भुजा, ये भी आपकी ए है, तो इस कारण कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको पूछा इसने क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 1/2a², ये कितना दे रखा है 50। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा a² की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी 100, तो a कितना आ जाएगा 10 और आपको क्या निकालना है कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आ जाएगा आपका √2a। तो a की वैल्यू कितनी है तो आंसर कितना आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। ये आपका 10 दे रखा है, 10 आ गया अपना, तो कर्ण कितना आ जाएगा 10√2
2 आ जाएगा। बिल्कुल एजुकेशन था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अब प्रेजेंट दे रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें जहां ए एक न्यून कोण, आपको ऐसे दे रखा था साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ए आपका क्या है? एक न्यून कोण है, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे एक अलजेब्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो कौन सा? आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, क्वेश्चन में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो अंदर आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ माइनस आता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाते हैं तो देखो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अपन। मैं साइन को ए मान लेती हूँ, कोस को बी मान लेती हूँ। तो देखो साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस कोस ए। इसको लिख लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए और प्लस ए बी, मतलब साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऐसे खोल लेंगे इसको और नीचे क्या है आपका? साइन ए माइनस कोस ए है। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? आपका 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला पता है तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आगे, एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आपको रेडियस भी दे रखी है, आपको हाइट भी दे रखी है। सिंपल आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है। किसके? बेलन का। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 22/7 दे रखी थी क्वेश्चन में। आर कितना है आपका? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 लिख लिया और इंटू एच कितना दे रखा है आपको? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए 7 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 8 8 8 64 हो जाएगा और 64 को 2 से इंटू करेंगे तो 128 और इस 128 को 2 से इंटू, मतलब 11 को 11 इंटू 2, देखो 128 को 2 से इंटू करते हैं तो ये होता है 256 और इसको 11 से इंटू करना है। तो देखिए इसकी जो 11 की ट्रिक लगा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 6 6 5 1 और हाँ आगे चला जाएगा। देखो 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना है? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 28 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 डीआई से आया था आपका। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों 2018 से 2022 के दौरान संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। देखो आपको ऐसे डीआई दिया गया था 2018 में। देखो ये वाला जो संस्थान आपका दे रखा था साइड में कि ये क्या है? आपका ए है और ये बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है और ये आपके वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बताना क्या था इस क्वेश्चन में? आपको बताना था 2019 2020 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या और 2018 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना था। बिल्कुल एजुकेशन था। देखो 2000 मतलब बी संस्थान में 2019 20 और 22, 2019 में बी संस्थान में कितने छात्र थे? 350 थे। 2020 में संस्थान बी में कितने छात्र थे? 375 थे। और 2022 में संस्थान बी में कितने छात्र थे? 200 थे। तो अपन को जोड़ना है 350 और 375 कितना हो जाएगा? 725। 725 और 200 कितना हो जाएगा आपका? 925। ठीक है, इसका अनुपात था आपका किससे? 2018 19 2018 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्र 2018 में ए में कितने थे? 150 थे। 2020 में ए में कितने थे? 300। 150 और 300 450 गए, 450 और 2021 में आपको ए में कितने थे? 250 थे। तो कितने हो गए ये? 450 और आपके कितने 250 कितने हो जाएंगे? 700। तो देखिए इनका अनुपात ही बताना था अपन को। देखो इसको 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 75 और आपका 25 175 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 25 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 400 7 चौक 28।
कितना आंसर आ जाएगा आपका 37:28। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, यदि tan t बराबर 1/3 है तो sec t का मान कितना होगा। देखिए tan t कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है कितना 1/3 दे रखा है। देखिए tan क्या होता है आपका, tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। तो मैं इसको लंब मान लेती हूँ परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस बन गया, आधार बन गया। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इनको रूट ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा रूट 10 आ जाएगा। आपको निकालना है सेक टी। सेक टी क्या होता है आपका, सेक टी होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है अपना है यहाँ से √10, और आधार कितना है, आधार कितना है अपना यहाँ पे देखो आधार 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा √10/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आगे वाला क्वेश्चन, जब आपको ये संख्या दे रखी तो इसको 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है भाई, जब भी आपको 9 से मतलब विभाजकता का नियम क्या होता है, 9 की विभाजकता का नियम सभी डिजिट्स में जो मतलब 9 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब सभी डिजिट्स का आपको उनको सम करना है। ठीक है, और सभी डिजिट्स से सम करके उसमें 9 का भाग देना है, तो क्या आ जाएगा आपका मतलब शेषफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, और एक यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 9 को ग्रुप, 2 संख्याओं को जोड़ के 3 संख्याओं को जोड़ के यदि 9 आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 1 9 ये वाला कैंसिल कर दिया, 5 और 4 9 होता है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ से आपको 7 और 2 9 कैंसिल, ये 7 और 2 9 होता है, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो देखिए अपन अब जोड़ लेते हैं इनको, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 में 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो 9 की विभाजकता का नियम सबसे इजी होता है। यदि सबसे पहले तो आपको देखना है, यदि कोई डिजिट का सम आपका 1 या 2 डिजिट को मिलाने से आपका सम आपका 9 बन रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। उसके बाद में जो संख्या बच जाती है उसका आपको क्या करना है, सम करना है और उसमें 9 का भाग देना है। उस संख्या में जो आपका शेषफल बचता है वही क्या हो जाएगा, पूरी संख्या का शेषफल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ था। इसमें क्या था, दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो आपको कितना है, 5 प्रकार के कारों के उत्पादन का परसेंटेज दे रखा है। ये प्रकार के जो कार है उनका जो उत्पादन है वो 10% हुआ है, बी प्रकार की कारों का उत्पादन 20% हुआ है, सी प्रकार की कारों का उत्पादन 10%, डी प्रकार की कारों का उत्पादन 20% और ई प्रकार की कारों का उत्पादन 40% हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दिया था, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन आपका 2 करोड़ था तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखिए आपको ओनली कोण बताना है, तो इसमें अपन यदि इस 2 करोड़ का यूज नहीं भी करते हैं तो भी अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर टोटल देखो, एक जो आपका वृत्त होता है उसमें जो टोटल जो आपका केंद्रीय कोण होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, टोटल जो केंद्रीय कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो परसेंट पूरा कितना दे रखा है आपको, 100% दे रखा है, कारों को उत्पादन परसेंट में दे रखा है, 100% दे रखा है। तो 360 आपकी किसकी वैल्यू जाएगी, 100% की वैल्यू जाएगी। आपको बताना क्या है, डी किस्म की कारों के उत्पादन को करने वाला क्षेत्र केंद्रीय कोण बताना है। तो डी किस्म की कारों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 20 है। 100 का 20% ही तो ना ये, तो ये 20 है। देखो इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा, और 5 से काटते हैं तो 5 7 35 और 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। देखिए इसमें अपन को 2 और अब इसको लेके इतनी बड़ी संख्या को और फिर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको ओनली डिग्री में इसका कोण बता मतलब पूछा था कि जो डी कारें है ना वो कितने कोण बना रही है। तो देखिए टोटल जो एक पाई चार्ट होता है, एक पाई मतलब ये होता है वर्थ, उसमें टोटल कोण जो बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन परसेंट में दे रखा है तो टोटल परसेंट कितना है 100, तो 360 100 की वैल्यू जाएगी। अपन को डी का पूछा है तो डी के लिए परसेंट कितना है 20 है, तो 20 से इंटू कर दिया, कितना आ जाएगा आपका 72% आ जाएगा। एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या था, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी किसी वृत्त से कोई त्रिज्यखंड काटा जाता है, ठीक है, जैसे ये वृत्त है, इससे ये त्रिज्यखंड काटा गया 12 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब जो परिधि है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का आपको जो परिधि है वो क्या होती है, वैसे पूरे वर्ग की परिधि होती है 2πr, लेकिन मैंने मान लिया कि कोण थीटा कोण का एक क्या काटा गया है, त्रिज्यखंड काटा गया है। तो इस त्रिज्यखंड का जो परिधि आएगी उसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा 2πr, इसको इंटू कर देंगे थीटा बटे 360 से, ठीक है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr² थीटा बटे 360। अब देखिए अपन को आर भी दे रखा है, 2πr की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू दे रखी है कितनी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अपन को थीटा, यदि थीटा बटे 360 मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटे 360 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपन इसकी वैल्यू पता करेंगे थीटा बटे 360 की। तो देखिए इसकी वैल्यू अपन को क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अगर थीटा बटे 360 निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अपन 2 पाई, अच्छा πr² थीटा बटे 360 है ना, ठीक है। तो मैं पाई इंटू 360 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यहाँ से पाई इंटू 360 की वैल्यू वो यहाँ पे पर पुट कर देंगे। तो देखिए वो निकालने के लिए कितना 2 इंटू 15.75 इंटू पाई इंटू थीटा बटे 360, ठीक है, इक्वल टू है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए अपन सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, पाई थीटा बटे 360 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में 11 बटे 2 इंटू 15.75 आ रही है, ठीक है। अपन को क्या पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल के लिए देखो पाई इंटू थीटा बटे 360 की जगह में क्या लिख लो, ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, देखो पाई r² थीटा बटे 360, इसकी और इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, ये वाला 11 बटे 2 इंटू 15.75, क्या बच गया अपने पास में r² का मतलब 15.75 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, 15.75 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा आपको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले आप 2 से भाग मत दो, आप क्या कर लो इसमें, आप पहले 11 को इससे इंटू कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 से भाग दोगे तो थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, याद दे लेते पहले किसका, इसमें 15.75 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 2 7 14 और 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 7 14 2 5 10, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इंटू करते हैं अपन किससे 11 से, और 11 की ट्रिक अपन को पता है क्या होती है, देखो सबसे पहले 5 उतार देंगे, फिर क्या आएगा 7 और 5 का योग कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे हासिल में 1 चला जाएगा, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल में 1 चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 8 और 7 15 और हासिल में 1 गया तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 7 15 और हासिल में 1 गया था, कितना हो जाएगा आपका 16, हासिल में 1 चला जाएगा, फिर 7 में आप 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, जब इसको इंटू करोगे कितना आ जाएगा 86.625 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि जब आपका त्रिज्यखंड काटा जाता है तो परिधि को अपन थीटा बटे 360 से इंटू कर देते हैं, और तो जो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको भी थीटा बटे 360 से क्या कर देते हैं इंटू कर देते हैं। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 86.625, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन था बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार है कि कोण PQR = 90 डिग्री और कोण SRQ = 90 डिग्री है, और PQ = दे रखा है SR, सही कथन आपको बताना है। देखिए क्या होगा, आपको एक रेखाखंड दे रखा है, क्या रेखाखंड दे रखा है QR, ठीक है, इसके एक ही और 2 बिंदु है P और S, इसके एक ही और 2 बिंदु है, मैंने मान लिया P ये है और ये क्या है आपका S है। PQ बराबर है SR की, PQ किसके बराबर है आपका SR के बराबर है, ठीक है, PQ बराबर है आपका SR के, ठीक है।
ये दोनों आपके बराबर है। अब इसको मिलाते हैं, देखो तो बताओ ये यदि ये दोनों बराबर है तो आपकी ये आमने सामने वाली ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, आपके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये एक आयत बन गया क्या। अब आपको पूछ दे क्या रखा है, पी क्यू आर 90 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री। ठीक है, ये पी क्यू आर 90 डिग्री और एस आर क्यू कितना दे रखा है, एस आर क्यू ये भी कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। पी क्यू बराबर एस आर दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको मतलब ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, आपको बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर तो आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, ये साइड एंगल साइड द्वारा क्या है आपका, ये अच्छा आपको देखना है पी क्यू आर आपका सर्वांगसम है, एस क्यू आर के किस नियम के द्वारा, कोण भुजा कोण साइड साइड एंगल साइड। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कोण पी क्यू आर, वो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है क्या एस क्यू आर के। सबसे पहले अपन देखो दो त्रिभुज यहाँ से बना रखे पी क्यू आर, ये अपन खींच लेते दो दो त्रिभुज। ठीक है, अपन पहले इस पे नहीं, अपन देखते हैं कि इन दोनों जो आपके पास त्रिभुज है उनमें क्या रिलेशन है। पी क्यू आर में देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या आपकी समान है, ये भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये कोण क्या है दोनों में समान है, ये भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो बताओ दो भुजा और एक कोण समान है क्या दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस आर क्यू में दो भुजाएं और एक कोण क्या है समान है। इस त्रिभुज की भुजा ये, इस त्रिभुज की भुजा इसके समान है, ये भुजा दोनों में कॉमन हो गई तो समान हो गई, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपका बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम लग रहा है क्या सर्वांगसम का। ठीक है, तो देखिए कौन क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू आर आपका सर्वांगसम हो जाएगा एस क्यू आर के किस नियम के द्वारा, एस ए एस। एस ए एस आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एस ए एस आपका दो जगह है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर सर्वांगसम आपका, पी क्यू आर सर्वांगसम होगा आपका किसके, एस आर क्यू के। एस आर क्यू किसमें, सेकंड वाले में एस आर क्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखो क्यू आपका कोण और आर आपका कोण दे रखा है बीच में। ठीक है, दोनों में, इसमें क्यों कोण दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और पी सी का एक बिंदु है। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखा है तथा ए और बी पर स्पर्शिता बिंदु है। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर आनत है तो कोण पी ओ ए ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक आपको वृत्त दे रखा है सी, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है ओ है। ठीक है, P क्या है, C पर एक बिंदु, C का एक बिंदु है। ठीक है, P क्या है, P बिंदु एक, C का एक बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए PA और PB C की दो स्पर्श रेखा है। PA कोई बिंदु है वो P, ठीक है, और PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है। किसी भी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये A है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये A है और ये क्या है आपका B है। उसके बाद में क्या दे रखा है, PA और PB, ये P बिंदु है। PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है POA, आपको बताना, देखो मैं ये वाली लाइन खींच लेती हूँ आपकी। ठीक है, अब देखो POA आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी बाहर के बिंदु से किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो रेखा इसके जो वृत्त की त्रिज्या है उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये कोण कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो जब भी आपका ऐसे लाइन खींचोगे आप वृत्त के बाहर कोई बिंदु से, तो ये देखो इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 30 डिग्री आपको POA बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 30 120, 180 में से आपका 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 60 डिग्री। नंबर आपका
भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन ने 36 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर लिया है और एक इजी वे में अपन जो सॉल्यूशन है इजी वे में कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।